क्रेडिट कार्ड की, टेलीफोन की जानकारियां बाजार में बेची जा रही हैं। आपके बैंक रिकॉर्ड्स कौन चोरी कर रहा है उसका खुलासा भी हमने किया। कुछ चेहरे आपके सामने आए हैं, कुछ आने बाकी हैं। आपके मोबाइल नंबर से जुड़ी जानकारियां भी बाजार में खुलेआम बेची जा रही हैं और इतनी बेची जा रही हैं कि वो अब सस्ती हो चुकी हैं। यानी काफी इस्तेमाल हुआ आपकी इन गोपनीय जानकारियों का और आपको पता भी नहीं चला, या कुछ को पता लगा तो उन्हें पता नहीं कि कैसे वो न्याय पाएं या अपना अधिकार पाएं। दलालों के मुताबिक बैंक के कर्मचारी बेचते हैं जानकारियां, हालांकि इसको लेकर अलग अलग मत हैं। कई बैंकों से जुड़े बड़े अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। निजी कंपनियों के कर्मचारी भी जानकारियां बेचते हैं, ऐसा इन दलालों का कहना है। आपके डेबिट कार्ड की जानकारी आपके अलावा किसी और के पास भी है। यह बात आपके लिए चौंकाने वाली हो सकती है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और इस पूरे ऑपरेशन को देखने के बाद देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए हो या फिर दर्शक सीधे हम तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हो। मेरे सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त लखनऊ से मौजूद हैं और लखनऊ में भी तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं जो इस ऑपरेशन पर अपनी बात कहना चाहते हैं। राघवेंद्र जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ कई लोग हैं जो भुक्तभोगी भी हैं और इस तरह के मामलों का शिकार भी हो चुके हैं। उनके साथ गड़बड़ी भी की गई है। हमारे साथ आए, इनसे जानते हैं इनके साथ क्या हुआ। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ में ये हुआ कि हमारे फादर सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी के लिए निकल रहे थे। उसी समय एक फ़ोन आता है और बोलते हैं कि मैं बैंक से मैनेजर बोल रहा हूँ और अपना कार्ड का नंबर दीजिए। और जैसे ही कार्ड का नंबर दिया उससे विदिन 5 मिनट्स में जो है हमारे 5000 रुपीज़ कट गए, जिसमें जो है कुछ तो टेलीफोन के बिल जमा किए गए हैं और एक शॉपिंग भी हुई है। इसके अलावा मेरे साथ और भी हैं, इनके साथ भी गड़बड़ी हुई है। कई बार इनके डेबिट कार्ड से रेलवे का टिकट भी कट चुका है। तो आप बताइए जरा अपनी। आप देखिए, ऐसा है कि ये जो साइबर क्राइम पे जो आज भारत में एक बहुत बड़ी एक समस्या आके खड़ी हो गई है, क्योंकि ये समस्या हम आप नहीं खड़ी की है। मेरा ये मानना है कि हमारी और आपकी लापरवाही से ये सब हो रहा है, क्योंकि हम कोई भी मैसेज को एंटरटेन करते हैं, कोई मैसेज आता है उस पर हम थोड़ा सा लालच पे आ जाते हैं और उस लालच की वजह से हम अपने सारे डाटा उस मैसेज में ट्रांसफर कर देते हैं। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, हमारे साथ भी हुई हैं कि मैंने ऑनलाइन अगर अपना कुछ मतलब ट्रांजैक्शन किया है तो वो पैसा हमारे अकाउंट से माइनस हो गया है और पैसा वो डेबिट बाद में नहीं हुआ है। तो ये पूरी जो समस्या आपकी है, इसमें बहुत से लोग जो हैकर हैं, साइबर क्राइम में बहुत से लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि अब ये नेट की दुनिया आ गई है। लोग व्हाट्सएप में है, फेसबुक में है और नेट की दुनिया होने के से लोग नेट पे अब ज्यादा काम कर रहे हैं। अब मैनुअल वर्क खत्म हो गया है, तो नेट पे जब से ये वर्क आ गया है और नेट बैंकिंग जो आ गई है वो बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। क्योंकि नेट बैंकिंग में हम लोग नेट बैंकिंग तो ले लेते हैं बैंक से और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं जी। कहीं ना कहीं हम लोगों का चलिए, हमारे साथ कई एक्सपर्ट भी मौजूद है राघवेंद्र, उनसे भी हम ये सलाह लेंगे कि क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। आप लोगों को भी, हमारा मकसद इस ऑपरेशन के जरिए आपको चेताना भी है कि आप लोग भी एहतियात बरतें, वरना आपकी गोपनीय जानकारियों के साथ साथ आपकी गाड़े पसीने की कमाई भी किसी और के खाते में जा सकती है, इन क्रिमिनल्स के खाते में जा सकती है। मुंबई चलते हैं और मुंबई में देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। राहुल मेरे सहयोगी उनसे बात करेंगे। राहुल, क्या कह रहे हैं लोग? प्रवीण जी, यहाँ पर भी लोग इसके शिकार हुए हैं। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार वो किस तरह से शिकार हुए हैं और क्या उन्होंने इस बारे में दुख झेला है। आप बताइए कि इस तरह से बहुत सारे मामले आप लोग ने भी झेला। आपसे पहले मेरी बात हो रही थी, तो क्या प्रॉब्लम फेस की है आपने? यहाँ पे तो अगर देखेंगे ना तो क्या होता है, हम लोग को कॉल आते हैं और उसमें हम लोग के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ जाते हैं। हम लोग का हमारे फायदे के लिए कहो या कुछ और चीज़ों के लिए देते हैं, लेकिन इसके बाद में ऐसा होता है कि हमें पता चलता है कि और जगह पे ये जो डेटा है वो पूरा फैल चुका है। तो इसके लिए आपने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है वो बहुत ही अच्छी बात है और इसमें मुझे तो लगता है कि अगर इसी तरह आप ये जो डॉक्यूमेंट के जो स्टिंग ऑपरेशन है करेंगे ना, तो लोगों में जो है वो अच्छी तरह से एक अच्छी भावना आ जाएगी और जो लोग इस तरह शिकार हो जाते हैं उनमें कुछ अवेयरनेस आ जाएगी।
आप कह रहे हैं कि बहुत सारे फोन आते हैं आपको, क्या आपको लगता नहीं है कि इस तरह से बहुत सारे मेल भी आते होंगे जिसमें आपको बम्पर लॉटरी के बारे में भी बताया जाता है, और जब फोन आते हैं तो आपका बकायदा नाम भी लेते हैं और एड्रेस? बिल्कुल मुंबई में भी बात करेंगे। हम आपको बता दें कि हम ट्राई कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उन कंपनियों को सीधे फोन लगाने की, उस नेटवर्क के खिलाड़ियों से सीधे बात करने की। ये बात हम ऑन एयर करेंगे, ये बात हम उनको फोन लाइन पर लेकर सीधे करेंगे। सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो किरदार कैमरे में कैद हुए हैं, ये इन्होंने कुछ कंपनियां खोल रखी हैं। उन कंपनियों के नाम अलग हैं, उसका कवर अलग है, वो बताते हैं कि वो दूसरा काम करते हैं, लेकिन असल में ये धंधा वो इन कंपनियों की आड़ में कर रहे हैं। यानी बाकायदा कारपोरेट तरीके से कंपनी बनाकर ये धंधा किया जा रहा है। न्यूटन सिद्धू साहब, ये क्या मतलब क्राइम को भी एक कारपोरेट लुक दे दिया गया है? ये तो क्राइम है और क्राइम को बिजनेस की तरह किया जा रहा है। ये क्या कानून की कमी है या फिर जानकारियों का अभाव है कि हमें पता ही नहीं ये भी क्राइम होता है? भी आपने जैसे एक आपके इंटरव्यू चल रही थी, उन्होंने बोला हैकर्स आजकल करते हैं ये काम। एक छोटी सी चीज है, आप देखते होंगे न्यूज़पेपर्स में ऐड आती है, कंपनीज में, कई टीवीज में भी ऐड देते हैं, एथिकल हैकिंग। हैकिंग कभी एथिकल नहीं होती। हम किसी की प्राइवेसी को हर्ट कर रहे हैं, उसमें एथिकल क्या है? मैं आपके ईमेल आईडी को खोलना चाहता हूं, गलत तरीके से खोलता हूं, उसमें एथिकल क्या है? देयर इज नथिंग एथिकल इन इट। तो ये जो लोग काम कर रहे हैं, जो ये कंप्यूटर सेंटर्स खुले हुए हैं, जो 25,000 में कहते हैं कि हम आपको ईमेल आईडी हैक करना सिखाएंगे, वो टोटल इलीगल है। वो तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। तो बड़े ब्रांड नेम से वो बड़ी बड़ी कंपनीज इधर कॉर्पोरेट हाउसेस खोल के बैठे हैं, जी हम एथिकल हैकिंग सिखाएंगे, बड़े बड़े वर्ड्स में लिख के देते हैं। तो वो तो बिल्कुल ठीक बात है, वो तो इनको करना चाहिए और वो यही काम करते हैं। किसी की ईमेल आईडी करनी है दिल्ली में, आप किसी भी आप अगर दोबारा करना चाहेंगे, आप स्टिंकर से किसी बड़े कंप्यूटर सेंटर में जाइए, उनको बोलिए मेरे को इसकी ईमेल आईडी हैक करनी है, लाख रुपए दे दो। कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती जब ये इतना सब कुछ खुल के हो रहा है? तो देखिए, बहुत सारे मुद्दे इस डिस्कशन में निकल के आए हैं। एक तो ये था कि बातें हुई कि क्या एक बैंक एक पर्टिकुलर कोई एम्प्लॉय है उसके कारण हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँ, जो ये कार्य हो रहा है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है, कई सारे हैं जो इस तरह की डाटा चुराते हैं, आपस में शेयर करते हैं। प्रदीप जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आपने तमाम अपराधियों को पकड़ा होगा, मुझे याद है आप पंजाब पुलिस में एसएसपी हुआ करते थे, साइबर सेल का भी आपने काम देखा है। ये अपराधी कौन होते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या होता है, ये किरदार आखिर है क्या? देखिए, काफी केसेस जो मैंने एज एसएसपी साइबर क्राइम पंजाब में हमने हैंडल किए थे और अपराधी पकड़े गए थे, यंग से लड़के थे। एक जगह तो एक सरकारी विभाग में इंजीनियर साहब थे, उनको चस्का लग गया और उन्हें एटीएम पिन चुराए और उस तरह से ट्रांजैक्शंस करने लग गए। उनको लगा था पकड़े नहीं जाएंगे, बट अल्टीमेटली जब हमारे पास कंप्लेंट आई, कंप्लेंट आने के बाद हमने कार्रवाई की और महीने भर के ऑपरेशन में हमने सारे टेक्निकल एविडेंस जुटा के पकड़े उनको। एक लड़के थे जहां पे हमने 2.5 करोड़ बैंकों को उन्होंने चूना लगाया था। उस टाइम एक आरबीआई गाइडलाइंस थी, बट सभी बैंकों ने उसको क्या पूरे देश में इसी तरह से हो रहा है? काफी जगह आपको लगता है कमी है कुछ? देखिए, कई जगह हो रहा है। बेसिकली ये शातिर लोग हैं, बट वही है जागरूकता की कमी। मैं जानता हूं क्योंकि आप तो अभी सेवा में हैं, तो आपके लिए कुछ इस पर कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चलिए सीधे चलते हैं पवन दुग्गल साहब के पास। पवन दुग्गल साहब, पुलिस मान रही है कि उसने वो अपराधियों को पकड़ती है, तो आखिर ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं है कि पुलिस और जो देश के साइबर एक्सपर्ट हैं एक साथ वर्कशॉप करके, या कोई तो सोल्यूशन निकालना चाहिए? कहां पे लैकिंग है, जो कि अगर हम सरकारी सिस्टम की बात करें उसकी तरफ से कोशिश होनी चाहिए? देखिए, लैकिंग कई इलाकों से। पहली बात तो यह है कि कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, जितनी बड़े तादाद में काम। मनीष जी, मैं इंद्रजीत राय बोल रहा हूं। मेरे एक आदमी से बात हुई थी आपकी डेटा के लिए। हमको कुछ डेटा चाहिए, आप के पास किस तरह के डेटा होंगे? मेरे पास तो हर तरह का डेटा होता है, जैसा भी आप डिमांड करो। ठीक है, बेसिकली जहाँ तक उन्होंने बताया था सलेम जी ने कि आप कुछ लोन वगैरह के लिए कोई तरह के लिखा था ना। हाँ, एक्चुअली हम एक कंपनी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंपनी लॉन्च करेंगे कुछ ही दिनों में। हमको फाइनेंशियल सेक्टर का, बेसिक फोकस हमारा है फाइनेंशियल सेक्टर का डेटा हमको लेना है। तो उस तरह के डेटा में आप किस तरह का डेटा हमको दे पाओगे? तो बहुत तरह के होते हैं। देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी आप करना चाह रहे हो, उसमें दिल्ली एनसीआर में किसी भी चीज का सबसे बड़ा टारगेट होता है सैलरी क्लास का पर्सन। ठीक है,
हर चीज का, अगर जैसे एक चीज होती है कि आप पर्टिकुलर इस तरह ले सकते हो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग, लाइक क्रेडिट कार्ड का डेटा इस तरह का ले सकते हो। और सेकंड चीज होती है, सबसे मेन जो सबसे रिस्पॉन्सिव चीज होती है वो होता है सैलरी, हाई क्लास सैलरी क्लास का बंदा जो होता है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। बेसिकली हमको हम जो टारगेट कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट एरिया है वो सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का है। तो बेसिकली हम अभी शुरू में इन 3 चीजों का डेटा खरीदना चाहते हैं। हाँ, तो क्रेडिट कार्ड होल्डर आपको सेविंग अकाउंट का मेरे पास होगा बट लिमिटेड होगा। अच्छा अच्छा, मेरे पास क्रेडिट कार्ड का आप ले लो, क्रेडिट कार्ड का बहुत डेटा पड़ा। कितने लोगों का होगा आपके पास? मेरे पास अगर पूरे दिल्ली चाहिए या फिर पूरे इंडिया चाहिए? अच्छा अच्छा, तो और ये किन आपको जो क्रेडिट कार्ड का डेटा चाहिए वो कितना चाहिए? मतलब आप जो वर्किंग एरिया होगा ये दिल्ली के लिए कॉल कराओगे या नहीं, हमारा पैन इंडिया का होगा। हम चाहते हैं कि चूंकि हम बड़े स्तर पे अराउंड मेरे पास कम से कम 50 लाख डेटा पड़ा हुआ है, 50 लाख के अराउंड। अच्छा, तो किन किन राज्यों का होगा ये डेटा? ये पूरे पैन इंडिया के हर स्टेट का है, हर स्टेट का, चाहे आप जिसकी बात कर लो। अच्छा मनीष जी, चाहे आप केरला की बात कर लो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात कर लो, चाहे जम्मू की बात कर लो, सबका है। मनीष जी, हम कंपनी की तरह काम कर रहे हैं तो क्या इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ऐसा डेटा हम लेते हैं तो कानूनी तौर पर ये कितना लीगल रहेगा? सर थोड़ा सा लाउड बोलिए, आपकी आवाज थोड़ा। कानूनी तौर पर कितना ये लीगल रहेगा? कोई परेशानी तो नहीं होगी ऐसे डेटा आपसे लेंगे तो? सर देखिए सर, अगर आप बात करो तो ये चीज 100% लीगल नहीं होती, बट अगर पूरे इंडिया में 2 लाख कॉल सेंटर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से लीगल भी है। अच्छा अच्छा, तो लेकिन ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ऐसा कोई इशू नहीं आता, ऐसा कभी कोई नहीं है। अगर ऐसी आप बोलोगे लीगलिटी की तो टेली मार्केटिंग फिर बंद हो जाएगी। अच्छा, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो डेटा लेता ही है ना, बिना डेटा के कॉलिंग थोड़ी नहीं होगी। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि हमारे भी कई सारे दोस्त और कई सारे मित्र लोग हैं जो बैंकों में हैं, वो हमने कई लोगों से बात की, वो मिल ही नहीं पा रहा है, और आप लोगों के पास इतना कैसे मिल जाएगा? सर देखिए, अलग अलग लिंक्स होते हैं, किसी के कहीं तक लिंक होते हैं, किसी के कहीं तक लिंक होते हैं जी। अब हम लोग तो सिर्फ डेटा का ही काम करते हैं। अच्छा अच्छा, हमारे पास तो बहुत से लिंक होते हैं, हम उन्हीं से डेटा लिंक लवाते हैं। अच्छा, तो ये कौन लोग, मतलब जैसे कि वो बैंक के लोग, या कहाँ से आपके पास आ जाता है? आप समझो कि कहीं ना कहीं से हमें बैंकों के अंदर से निकलता है। देखिए, हम कैसे माने हम कि ये आप जो हमको देंगे जानकारी, सही जानकारी देंगे, ये कैसे हम माने? सर अब देखो, थोड़ा तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। नहीं, अगर ये पता चले जो होता है वो डेटा में इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि आप खुद पता कर सकते हो कि वो लीगल डेटा ही होगा। नहीं, लेकिन एक बात मेरी, देखिए हम आपको पैसे देंगे, हम आपको पेमेंट करेंगे, तो इस बात की हमको तसल्ली चाहिए कि आखिर हम ये कैसे माने। या तो बैंक से आता हो तो फिर हम मान लें कि ठीक है साहब, ये एकदम सही डेटा होगा, तो ये तो बताइए आता कहाँ से? आप सामने देखो, बाकी आप वो बात करो ना, तो आप एक ट्रस्ट होता है, ठीक है। सेकंड चीज, आप मेरे प्लेस पे आ जाओ, आप सामने डेटा ले लो, कोई उसकी इशू नहीं है। नहीं, हमारे आदमी ने बताया कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, इसीलिए उन्होंने हमारी आपसे बात की। और इसके अलावा आप बात कर रहे हो, मेरी भी एक IT सेक्टर के IT कंपनी के नाम पे मेरी भी कंपनी रजिस्टर्ड है, कोई ऐसी वैसी नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं कोई इंडिविजुअल वर्क नहीं करता, मेरी भी कंपनी है। मनीष जी, कितने लोगों को अभी डेटा दे चुके हैं? थोड़ा सा हम लोग भी भरोसा हो जाए हमको। सर अगर बात करूं, मैं दिल्ली NCR में लास्ट 1.5 ईयर से डेटा सेल कर रहा हूँ, और कम से कम 20 बड़ी कंपनियों को डेटा दे रहा हूँ, जिन कंपनियों में कम से कम 300 कॉलर बैठते हैं। अच्छा, किस तरह की कंपनियां होती हैं, मतलब उनको डेटा की क्या जरूरत हर तरह की सर, बहुत सी चीजें, फाइनेंस सेक्टर की, आपका ट्रैवल एंड टूर पैकेज वगैरह की कंपनियां होती हैं, इवन लोकल की, जैसे आप छोटी कंपनी होती है। ठीक है मनीष जी, चलिए संपर्क करते हैं आपसे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे हम बात करेंगे, एक बार हम आपस में तय कर लें कि आपसे हमको कितना डेटा लेना है और किस रेट पे लेना है। ठीक है, थैंक यू। अभी हम अगर दर्शकों को बताएं कि ये जो बातचीत चल रही थी एक एजेंट से लाइव बातचीत थी ना, कितना आसान है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि हम क्या स्टूडियो में बैठकर बात कर रहे हैं, पुलिस का कोई अधिकारी उससे तो बात नहीं कर रहा होगा, वो बात फोन पर ही इतना उत्साहित है डेटा प्रोवाइड करने के लिए। यानी ये बात तो बहुत साफ हो गई कि ये धंधा इतना चमक चुका है कि उन्हें पता है कि बहुत से लोग मांगते रहते हैं और वो देते रहते हैं। बड़ा खुलेआम ये आप देख रहे हैं कि एक टीवी स्टेशन पे बैठकर हम लोग इन धंधेबाजों से सीधे संपर्क कर ले रहे हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस की निगाहें इस तरफ क्यों नहीं जा रही? रोज ऐसे धंधे, रोज 50 लाख, अभी आपने लाइव पे सुना जिस शख्स से हम बात कर रहे थे प्रवीण, 50 लाख डेटा ये खुलेआम बेचने की बात कर रहा है और कई बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है। दुग्गल साहब, ये तो बड़ा अपराध है और आपने तो अभी लाइव बातचीत सुनी, सौदेबाजी बिल्कुल खुलेआम हो रही। देखिए, आजकल एक नई इकोनॉमी शुरू हो गई है जिसे हम डेटा इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ पर डेटा बेचा या खरीदा जाता है और उसको प्रॉपर इकोनॉमिक दामों में देखा जाता है।
प्रॉब्लम यह है कि कानून तो सो रहा है, कानून ने कभी इस डेटा इकोनॉमी के बारे में कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। अगर आप IT एक्ट पर देखें तो कोई प्रावधान आपको नहीं मिलता। मैक्सिमम कितना कर लेंगे, 3 साल की सजा है, बेलेबल ऑफेंस है, कुछ ज्यादा है नहीं। आवश्यकता है कि आप कानून का संशोधन करें, स्पष्ट प्रावधान लेकर आए। अगर आप डेटा इकोनॉमी में पाए गए किसी तरीके से तो आपके पास कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। चलिए दुग्गल साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। अभी जिस आदमी से हमने लाइव बातचीत की वो किरदार हमारे पास कैमरे में कैद है। देखिए जरा वो हमारे कैमरे पर क्या कह रहा है। क्रेडिट कार्ड और कार होल्डर हर इन्फॉर्मेशन, मोबाइल जो फाइल मैंने खोली है इसमें कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन है। उनको हैकिंग वगैरह की ये सारी चीज़ों से निकल रहे हैं। इस एजेंट तक पहुंचने में हमें लंबा वक्त लगा, क्योंकि इस तक पहुंचना हमारे लिए बेहद जरूरी था। सिर्फ इसलिए कि एजेंट इस धांधलेबाजी की दुनिया का पुराना और माहिर खिलाड़ी है। और इसके जरिए हमें कई नई कहानियां पता लगी। देखिए, मेरी कंपनी ने मुझे जो कहा है मैं वो बिल्कुल आपको साफ साफ बताता हूँ। उन्हें जो चाहिए बिल्कुल उनका टारगेट है, उनको मुझे नहीं पता उनका टारगेट क्या है क्या नहीं है, पर उनका ये टारगेट है कि उनको जो सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं दिल्ली NCR के आसपास उनका डाटा, और उसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं उनका डाटा, और जो कार ओनर्स हैं उनका डाटा चाहिए पर्टिकुलरली। अब आप मुझे बताइए कि कैसे होगा। मेरे पास फिर आपका सेविंग अकाउंट वालों को तो नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड और कार होल्डर, कार ओनर्स का डेटा। ठीक है, कितने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के किस बैंक के होंगे? मेरे पास ये पड़ा हुआ टोटल कितने कस्टमर्स होंगे? अगर टोटल बोला जाए तो होंगे कम से कम 10-15 लाख। ये एजेंट दावा कर रहा था कि इसके पास देश के कई बड़े प्राइवेट बैंकों के जरिए ग्राहकों की निजी जानकारियां मौजूद हैं। कुछ देर की बातचीत में ही इस एजेंट ने हमें ग्राहकों की कुछ ऐसी जानकारियां भी मुहैया कराने का वादा किया जो बेहद संवेदनशील थी। आपके पास क्रेडिट कार्ड्स की तो इन्फॉर्मेशन है ही है, पर मुझे थोड़ा सा अगर जो इन्फॉर्मेशन आपको ये लोग दे रहे हैं वही अगर सेविंग्स की भी मिल जाए तो हमारे लिए और ज़्यादा बेहतर यूज़फुल। पड़ा हुआ है बट लिमिटेड पड़ा हुआ है। मेरे पास जो पड़ा हुआ है उसमें हर इन्फॉर्मेशन, हाँ, CVV और एक्सपायरी छोड़ के। आप मुझे दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड का एड्रेस टू सिटी, ठीक हो गया, राज्य हो गया, रीजन, अच्छा मतलब रीजन वाइज भी है आपके पास। मोबाइल जो फाइल मैंने खोली है इसमें कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन है, एक क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी और CVV छोड़ के हर चीज़। हमने इस एजेंट से ये जानने की कोशिश भी की कि इसके पास जो जानकारियां मौजूद हैं वो कितनी सटीक हैं, और जवाब में इस एजेंट ने हमें जो बताया उसे सुनकर आपके होश भी फाख्ता हो जाएंगे। कैसे लेते कैसे हैं आपकी, जैसे हम उसको फ्रेशनेस को हम कैसे मतलब कैसे आपको भरोसा कर सकते हैं कि आप लेते कैसे हैं? मतलब कैसे, मतलब जैसे सैलरी का आप कैसे मतलब डाटा जो आप कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या कंपनी से कलेक्ट कर रहे हैं या फिर उससे कि हमारे HR डिपार्टमेंट से कहीं से निकालते हैं थोड़ी बहुत, इसमें तो दूसरा बेस वाला काम है कि उनको हैकिंग वगैरह की ये सारी चीज़ों से ही निकल रहे हैं। तो सैलरी क्लास में यही होता है कि HR डिपार्टमेंट से जो बैंक के जो अकाउंट्स हैं ये भी मतलब ये जो क्रेडिट कार्ड और ये सब चीज़ें हैं ये भी मतलब हैकिंग से निकल जाते हैं। थोड़ी सी हैकिंग में तो ज़्यादातर कंपनी के अंदर के एम्प्लॉय निकलते हैं, दोनों चीज़ें। फिर अगर ऐसा है तो हम भी अपने मार्केट एक्सपर्ट्स रखेंगे ना। आप इवन अगर सैलरी क्लास पे जाओगे तो मैं उसका ट्रायल दे दूंगा, आप एक बार ट्रायल सैलरी क्लास में बोले तो उसमें क्या देंगे आप? उसमें क्या होता है कि बंदे का नाम, नंबर, लोकेशन, किस कंपनी में जॉब कर रहा है, क्या पोस्ट है और कितनी सैलरी है, क्या एक्सपीरियंस वगैरह सारी। देश भर में ऐसे न जाने कितने एजेंट हर रोज कुछ अनजान लोगों से हमारी जानकारियों का सौदा करते हैं, और वो सौदा सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए नहीं,
हमारे जिंदगी भर की जमा पूंजी के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। शैलेंद्र नेगी के साथ इंद्रजीत राय, लाइव इंडिया, दिल्ली। आपने देखा ये वही शख्स था जिसके पास हम थोड़ी देर पहले लाइव बातचीत कर रहे थे, जिससे हमने कैमरे पर आपके सामने इस स्टूडियो से बैठकर डील की। ये वही शख्स था और किस तरह खुलेआम ये 50 लाख लोगों के उस प्लास्टिक के कार्ड की वो जानकारी बेचने की बात कर रहा है, जो जानकारी अगर किसी दूसरे हाथ में पहुंच जाए तो लाखों रुपए इधर से उधर हो जाएंगे। प्रवीण, लोगों पर ये लोगों के अंदर डर तो हमेशा से रहा, लेकिन इसकी समझ नहीं थी। कई भुक्तभोगी भी रहे जिनका पैसा कट गया, और आप में से अभी कई दर्शक देख रहे होंगे तो बड़ी दिलचस्पी से ये देख रहे होंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। हम आपको बता रहे हैं। हम उन कुछ दर्शकों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, हम उन लोगों को फोन लगाने की कोशिश करेंगे जिनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हम उन दलालों से, उन धंधेबाजों से भी लाइव बातचीत करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने हमें चंद पैसों के बदले इतना बड़ा डेटा, इतनी जानकारियां बेच दी। पटना से विनायक हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आपने मुंबई और लखनऊ के दर्शकों की बात सुनी, लोगों की बात सुनी। विनायक, क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग? ये कितना बड़ा खुलासा उनके लिए है और क्या यहाँ भी कोई भुक्तभोगी है? बिल्कुल, चूंकि मैं भी पटना का जो हार्ट है यानी कि बोरीवली चौराहा पे मौजूद हूँ और हमारे साथ हर सेक्टर के लोग मौजूद हैं जो भुक्तभोगी है कहीं न कहीं से। ऐसे जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं, जो से डेटा लिए जा रहे हैं, मैं बात करूंगा। हमारे साथ बैंकर है, एंटरप्रेन्योर है, यहाँ पढ़ाने वाले लोग हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ आपसे। चूंकि जो डेटा है वो डेटा, अगर आपका कोई निजी डेटा है वो बाजार में कैसे आता है, लोगों को जानकारी कैसे मिलती है, जिसके बाद एक बड़ा फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया जाता है। जो स्टिंग ऑपरेशन अभी हम दिखा रहे हैं लाइव इंडिया पे चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये स्टिंग ऑपरेशन जो है देश के हित में है, जनता के हित में है, और जितना ज्यादा सुविधा लोगों को एटीएम और क्रेडिट कार्ड से मिल रही है उसका सावधानी भी उतनी ही बरतनी होगी। क्योंकि ये फेक कॉल्स आते हैं लोगों को कि आपको मैं फलाने जगह से डाटा सेंटर से बोल रहा हूं, आप पिन नंबर बताएं। आप भूल के भी पिन नंबर ना बताएं। कोई भी डाटा किसी भी तरह का, बैंक में काम करने की लोगों को फुर्सत नहीं है। ये कॉल, फेक कॉल्स आते हैं, ये लोगों को ध्यान में रखना होगा। और कोई भी नंबर कभी भी आए, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी नंबर। और ये साथ क्या कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है? क्या आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनमें कोई ऐसा है जिनके साथ कभी हादसा हुआ हो, या वो साइबर क्राइम के बारे में आखिर जानते कितना है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ एक बैंक कर्मी है, ये बैंक कर्मी आपको बताएंगे। हाँ बिल्कुल, आपका सवाल बहुत मौजू है। एक बैंक कर्मी बताएंगे कि कैसे उनके एटीएम से ये पैसे डेबिट करा लिए गए। आज जरा एक घटना ऐसा बताइए जब लोगों के फर्जी डेटा को निकाल करके जो उनके पैसे निकाल लिए गए थे एटीएम से, वो पूरा वाकया क्या था? फर्जी डाटा से एटीएम से पैसे, जैसे वो लोग फोन करते हैं और किसी तरीका का बोलते हैं कि सो ये आपका ये कार्ड नंबर है, झटके से बोलते हैं अब नहीं हमारा ये कार्ड नंबर है, वो बताते हैं। तो हम इस तरीका से हम इस यहाँ से बोल रहे हैं, आप अपना पिन नंबर बताइए, आपके कार्ड में प्रॉब्लम है, आप अपना पिन नंबर बताइए, आपको दूसरा कार्ड किया जाएगा। उस प्रकार अगर किसी व्यक्ति ने दे दिया तब उसका स्वैपिंग। हादसा ऐसा हुआ था यहाँ के बैंक में जब पैसे निकाल लिए गए थे एटीएम के द्वारा, दो किस्त में, क्या मामला? नहीं, पैसे निकालने, हेलो हमारे कैमरे, हाँ, पैसे निकालने का ज्यादा एटीएम से है, उसमें पिन नंबर, मैक्सिमम लोग गड़बड़ी क्या करते हैं, जब घुसते हैं वहाँ कुछ लोग लगा रहता है और उनका नंबर, बहुत इनोसेंट आदमी है, बहुत ही ऐसे आदमी है जिनको नहीं समझ में आया, किसी से पूछ लिया बगल में, और वो आदमी ये जो जितनी भी बातें हैं ये तो आमतौर पर सावधानी बरतने की बात है ही विनायक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बड़ी तादाद में डेटा ऑलरेडी हैकर्स के पास या इस तरह के एजेंट्स के पास मौजूद है। वहां आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा है। इंद्रजीत, एक सवाल आपसे भी, क्योंकि आपने पूरा स्टिंग किया, 10 महीने की मेहनत आपकी पूरी टीम ने की। क्या ये सारा डेटा जो आ रहा है वो कहीं कहीं इस तरह की मेहनत की गई है? इतने बल्क में जब डेटा आता है तो ये तो साफ हो गया है कि इसमें कहीं ना कहीं हैकिंग या किसी दूसरे साइबर टूल का इस्तेमाल किया गया होगा। जी बिल्कुल, देखिए आगे की जो आप हमारी रिपोर्ट देखेंगे, जिन किरदारों को आप बेनकाब होते हुए देखेंगे, वो खुद बता रहे हैं कि आखिर इन्होंने ये डेटा कैसे हासिल किया, इस डेटा की चेन क्या है, ये डेटा किन किन हाथों से होकर गुजरता है। और आपने पहले भी देखा कि ये डेटा जब पहली बार आता है, चाहे वो जहां से आ रहा हो, हैकिंग के जरिए आ रहा हो या कोई कर्मचारी किसी संस्था का दे रहा हो,
वहां जब आता है पहली बार तो काफी महंगा होता है, इसके बाद धीरे धीरे जब इसकी कॉस्टिंग निकलती है तो ये सस्ता होता जा रहा है। आगे हम प्रवीण आपको दिखाएंगे कि आखिर वो कौन कौन से हाथ हैं जिनसे गुजरता हुआ ये डेटा इस काली मंडी में पहुंचता है, जहां पर हैकिंग की बात होती है, जहां पर साइबर टेररिज्म की बात होती है, जहां पर विदेशी मुल्क की खुफिया एजेंसियां इस तरीके के आंकड़ों का इस तरीके हम की वो पैकेज दिखाएं उससे पहले मोनिक मेहरा साहब, एक साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आप अभी बहुत से दर्शक आपको सुन रहे होंगे, ये कि किसी को फोन किया उससे पिन पूछ लिया, ये तो तरीके हैं ही, लेकिन क्या बल्क में जब इतना बड़ा डेटा किसी के पास आ रहा है तो ये टूल्स कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके बारे में आमतौर पर लोग नहीं जानते? देखिए, हैकिंग के अलावा जो टूल्स हैं, जैसा कि बात करी गई कि एक बैंक्स के एम्प्लॉय से आ रहा है डेटा, ये जो सर्वर्स हैं कुछ बैंकों के, प्राइवेट बैंक्स के या सरकारी बैंक के, उनका एक डेटा सेंटर होता है जहां पर ये सर्वर लोकेटेड होते हैं। वहां पर टेक्निकल पर्सन भी काम कर रहे होते हैं, वो इंफॉर्मेशन उस सर्वर की, उसका एक्सेस डेटा सेंटर के पास भी होता है और कुछ ऐसे भी टेक्निकल लोगों के पास होता है जिनको उनकी मेंटेनेंस के लिए जरूरत होती है। ये चीज वहां से भी एक्सपोर्ट करी जा सकती है। जैसे कि सारा डेटा एक्सेल में है तो ये बाकायदा एक प्रॉपर एक्सपोर्ट के थ्रू किया गया है, जो कि एक्सेल एक्सपोर्ट होता है CSV फॉर्मेट में। ये एक चीज और मैं समझने की कोशिश करूंगा, ये मैं आदित्य जैन जी के पास चलूंगा। आदित्य जैन जी, ये जो बैंक्स होते हैं, ये सारे काम या जो सारे ग्राहकों की लेन देन की जानकारी है या उनको जो वैल्यू एडेड सर्विसेज देने की बात है, वो खुद करते हैं या किसी भी तीसरी एजेंसी को भी इन्वॉल्व करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो तीसरी एजेंसी जिसको ये ठेके पर काम दिया जाता है वहां से भी डेटा लीक होता हो? जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी है। जैसा जी न्यूटन जी ने कहा था कि बीपीओ का कल्चर इंडिया में भी आ चुका है, जैसा यूएस करता है वैसे इंडिया भी करता है। बीपीओ का कल्चर ये है कि इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं वो अपना बहुत सारा प्रोसेस आउटसोर्स करते हैं सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए। जहां पर वो प्रोसेस आउटसोर्स करते हैं उनका एक पोर्टल होता है जहां पर ये सारा डेटा मेंटेन किया जाता है। अगर वो पोर्टल पे जिस भी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डेटा को मैनेज करने की, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है और अपने सिस्टम को बिना इनसिक्योर छोड़ देता है, तो उस सिस्टम को कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे उन्होंने कहा सर्वर सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। उन बीपीओस का भी सर्वर सेंट्रली लोकेटेड है। अगर उसको कोई भी एक्सेस करना चाहे, अगर वो इनसिक्योर है तो वो चीज एक्सेसिबल है, आप उस बीपीओ से अपना डेटा निकाल सकते हैं। जैसे जैसे तकनीकी बढ़ रही है वैसे वैसे इस तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं। प्रवीण, सबसे अहम बात कि तकनीकी बढ़ाने की तरफ सरकार की जो नीतियां हैं या सरकार की जो कोशिश है वो ज्यादा दिख रही है, लेकिन जो तकनीकी के साथ ये खतरे सामने आ रहे हैं उसकी बात नहीं की जा रही है। प्रदीप जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि प्रदीप जी, आखिर पुलिस जिस तरीके से बाकी क्राइम के साथ डील करती है, जितनी संवेदनशील दिखती है, उतनी साइबर अपराधियों के साथ नहीं दिखती है, आमतौर पर देखने को मिलता है। वजह क्या है? देखिए, मैं इस पे आने पहले जैसे दुग्गल साहब ने 2 इश्यूज रेज किए थे। एक तो डाटा इकोनॉमी के खतरे को, एक डाटा इकोनॉमी उभर के आई है, इसे हमें एड्रेस करना है एज ए स्पेशलाइज्ड क्राइम। ये त्वरित रूप से एड्रेस होना चाहिए और इस पर गंभीरता से हमें कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात है कैपेबिलिटी के ऊपर लेके, तो सभी मैक्सिमम राज्य सरकार इस ओर जागी हैं कि हाँ, जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है इसमें हमारे जो पर्सनल हैं इनको भी कैपेबल बनाना है, और काफ़ी राज्य सरकारों ने इस पर काम भी किया है। पंजाब को मुझे याद है, मध्य प्रदेश ने भी किया है, और उत्तर प्रदेश में भी हम लोग साइबर क्राइम लैब्स 8 जोनल लेवल पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं। प्रत्येक जिलों में हम अपने आदमियों को इन चीज़ों पे ट्रेन करके वहाँ पे पोस्टिंग दे रहे हैं, साइबर क्राइम सेल खोल के धीरे धीरे कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, और इस ओर सरकार का काफी गंभीरता से इस पे हम लोग एक्शन भी कर रहे हैं। पवन दुग्गल साहब, आपने साइबर क्राइम पे बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी नई चीजें, नई कोशिशें आपने की है। आपको क्या लगता है कि वो कौन सी कोशिश होनी चाहिए जिससे लोगों के ऊपर जो ये खतरा मंडरा रहा है वो कम हो? वो कौन सी 4-5 जो स्टेप हैं वो कौन कौन से होने चाहिए जिससे लोगों के ऊपर कम से कम खतरा कम हो? 2-3 बातें। पहले तो सरकार को इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि केवल बैंकिंग फ्रॉड्स नहीं है, भारत की साइबर सिक्योरिटी पर सेंध लगाने की कोशिश है, इसलिए लिहाजा इसको एट अ गवर्नमेंटल लेवल आपको टैकल करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको कानून का संशोधन करना पड़ेगा। ये कानून एक अपंग कानून है, बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। आवश्यकता है कि इसमें आप सख्त कड़े प्रावधान लाएं, संशोधन कर लोगों के दिलों में दहशत जरूर फैलाएं कि अगर आप पंगा लेंगे डेटा के साथ तो आपकी जिंदगी के साथ भी पंगा हो सकता है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि चारों तरफ हमें साइबर सिक्योरिटी का एक कल्चर अपनाना पड़ेगा, और इसके लिए ज्यादा आवश्यकता होगी जागरूकता दिलाने की लोगों के अंदर, उपभोक्ताओं के अंदर। हम लोग जो भारतवासी बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, ट्रस्टिंग है, हम लोगों को कहीं ना कहीं इस ट्रस्टिंग कैरेक्टर से बाहर आना पड़ेगा।
कोई व्यक्ति हमारे डेटा के बारे में पूछेगा तो हमें सेल्फिश होना पड़ेगा और हम डेटा ना दें। और इसके लिए आवश्यकता है कि ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, आवश्यकता हो कि आप स्कूल लेवल में करिकुलम में साइबर लॉ और साइबर क्राइम को अच्छा दुग्गल साहब, ये